आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ढपोर संख। मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं जिन्हें मैं दिल से एक रत्न मानता हूं, लेकिन उन्हें ढपोर संख कहकर पुकारता हूं और वे इसका बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है उसकी आधी बुद्धि भी दी होती तो आज वे कुछ और ही होते। मैंने हमेशा उन्हें तंगहस्त ही देखा, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। हम दोनों ने बहुत दिनों तक साथ पढ़ाई की है और खासी बेतकल्लुफी है। इसके बावजूद यह जानते हुए कि मेरे लिए 150 रुपये से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं और मैं खुशी से कर दूंगा, उन्होंने मुझसे कभी एक पैसे का भी रवादारी नहीं की। अगर मैं बच्चों को 2-4 रुपये दे देता हूं तो विदा होते समय मुरादाबाद की बर्तन 2 गुनी रकम के साथ लादने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने यह नियम बना लिया है कि जब भी उनके पास जाता हूं तो 1-2 दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूं देता हूं। मौसम में जो महंगी से महंगी चीज होती है वही खाता हूं और मांग मांग कर खाता हूं। लेकिन दिल के इतने बेहया हैं कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊं और उनसे न मिलूं तो बुरी तरह डांटते हैं। पिछले 2-3 साल से मुलाकात नहीं हुई थी और जी देखने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतरा। उनका घर छोटा था, परिवार छोटा था और उनका डील भी छोटा था। दरवाजे पर आवाज दी, ढपोर संख। वे तुरंत बाहर निकल आए और गले से लिपट गए। मेरे ट्रंक को तांगे से उतार कर कंधों पर रखा, बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए। मैंने कहा, बिस्तर मुझे दे दो, लेकिन वे नहीं सुनते। भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए। छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया। यही पूरा परिवार था। कमरे में गया तो देखा कि खतों का एक दफ्तर फैला हुआ था। खतों को सुरक्षित रखने की इनकी आदत नहीं है। इतने खत किसके हैं? कुतूहल से पूछा। ये क्या कूड़ा फैला रखा है जी, समेटो। देवी जी मुस्कुराकर बोली, कूड़ा मत कहिए, एक एक पत्र साहित्य का रत्न है। आप तो इधर आए नहीं, इनके नए मित्र पैदा हो गए हैं। ये उन्हीं के कर कमलों के प्रसाद हैं। ढपोर संख ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम उसके नाम से क्यों इतनी जलती हो? मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारे 200-400 रुपये उस पर आते हैं तो उनका देनदार मैं हूं। वह भी अभी जीता जागता है। किसी को बेईमान क्यों समझती हो? यह क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है? और फिर 200-400 रुपये एक मित्र के हाथों डूब ही जाएं तो क्यों रो? माना हम गरीब हैं, 200-400 रुपये हमारे लिए 2-4 लाख से कम नहीं, लेकिन खाया तो एक मित्र ने। देवी जी जितनी रूपवती थीं उतनी ही जबान की तेज थीं। बोली, अगर ऐसे लोगों का नाम मित्र है तो मैं नहीं समझती शत्रु किसे कहते हैं। ढपोर संख ने मेरी तरफ देखकर मानो मुझसे हामी भराने के लिए कहा, औरतों का हृदय बहुत ही संकीर्ण होता है। देवी जी नारी जाति पर इस अपेक्षा को कैसे सहन कर सकती थीं? आंखें तरेर कर बोलीं, यह क्यों नहीं कहते कि उल्लू बनाकर ले गया और ऊपर से हेकड़ी जताते हो? दाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं जानती हूं रुपया हाथ का मैल है। यह भी समझती हूं कि जिसके भाग्य का जितना होता है उतना वह खाता है। मगर यह मैं कभी ना मानूंगी कि वह सज्जन था और आदर्शवादी था। साफ साफ क्यों नहीं कहते लंपट था, दगाबाज था? ढपोर संख ने गर्म होकर कहा, मैं यह नहीं मान सकता। देवी जी भी गर्म होकर बोली, तुम्हें मानना पड़ेगा। महाशय जी आ गए हैं, मैं इन्हें पंच बनाती हूं। अगर ये कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था, आदर्शवादी था, वीरात्मा था, तो मैं मान लूंगी और फिर उसका नाम न लूंगी। और यदि इनका फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो लाला तुम्हें इन्हें अपना बहनोई कहना पड़ेगा। मैंने पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप किसका जिक्र कर रही हैं? वह कौन था? देवी जी ने आंखें नचाकर कहा, इन्हीं से पूछो कौन था। इनका बहनोई था। ढपोर संख ने झेप कर कहा, अजी एक साहित्य सेवी था करुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहां आ पड़ा था। उस वक्त तो यह भी भैया भैया करती थीं, हलवा बना बनाकर खिलाती थीं। उसकी विपत्ति कथा सुनकर आंसू बहाती थीं। और आज वह दगाबाज है, लंपट है, लबार है। देवी जी ने कहा, वह तुम्हारी खातिर था। मैं समझती थी, लेख लिखते हो, व्याख्यान देते हो, साहित्य के मर्मज्ञ बनते हो, कुछ तो आदमी पहचानते होगे। लेकिन अब मालूम हो गया कि कलम घिसना और बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात। मैं इस जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। ढपोर संख तो अपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे, लेकिन देवी जी ने कहा, खाने पीने से निवृत्त होकर पंचायत बैठी जाएगी। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। देवी जी घर में जाती हुई बोली, तुम्हें कसम है कि अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहो। मैं भोजन बनाकर जब तक खिला न लूं तब तक दोनों आदमियों पर दफा 144 है। ढपोर संख ने आंखें मारकर कहा,
तुम्हारा नमक खाकर यह तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही। इस बार देवी जी के कानों में यह जुमला न पड़ा। धीमे स्वर में कहा, भी गया था, नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया होता। देवी जी चूल्हा जला चुकी और ढपोर संख उनकी ओर से निश्चिंत हो गए तो मुझसे बोले, जब तक वह रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वह वृत्तांत सुना दूं। मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा, नहीं भाई, मैं पंच बनाया गया हूं और इस विषय में कुछ न सुनूंगा। उन्हें आ जाने दो। मुझे भय है कि तुम उन्हीं का सा फैसला कर दोगे और फिर वह मेरा घर में रहना अपहृत कर देगी। मैंने ढांढस दिया, यह आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या फैसला करूंगा? मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी अदालत में औरत के सामने मर्द कभी जीत ही नहीं सकता। तो क्या चाहते हो? तुम्हारी डिग्री कर दूं? क्या दोस्ती का इतना हक भी नहीं अदा कर सकते? अच्छा लो, तुम्हारी जीत होगी, चाहे गालियां ही क्यों ना मिलें। खाते पीते दोपहर हो गई। रात का जागा था। सोने की इच्छा हो रही थी, लेकिन देवी जी कब मानने वाली थीं। भोजन करके आ पहुंची। ढपोर संख ने पत्रों का पुलिंदा समेटा और वृत्तांत सुनाने लगे। देवी जी ने सावधान किया कि एक शब्द भी झूठ बोले तो जुर्माना होगा। ढपोर संख ने गंभीर होकर कहा, झूठ वह बोलता है जिसका पक्ष निर्बल होता है। मुझे तो अपनी विजय का विश्वास है। इसके बाद कथा शुरू हो गई। 2 साल से ज्यादा हुए एक दिन मेरे पास एक पत्र आया जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी। यह पत्र करुणाकर का था। साहित्यिक रीति से मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ। साहित्यकारों की इस जमाने में जो दुर्दशा है उसका अनुभव कर चुका हूं और करता रहता हूं। यदि भूमिका तक बात रहे तो उनकी सेवा करने में मैं पसोपेश नहीं करता। मैंने तुरंत जवाब दिया कि आप ड्रामा भेज दीजिए। 1 सप्ताह में ड्रामा आ गया, लेकिन पत्र में भूमिका लिखने ही की नहीं, बल्कि कोई प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशकों के झंझट में नहीं पड़ता। 2-1 बार पढ़कर कई मित्रों को जानी दुश्मन बना चुका हूं। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी। ड्रामा मुझे सुंदर मालूम हुआ, इसलिए भूमिका भी प्रशंसात्मक थी। कितनी ही पुस्तकों की भूमिका लिख चुका हूं, कोई नई बात न थी, लेकिन अब की भूमिका लिखकर पिंड न छूटा। 1 सप्ताह के बाद एक लेख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए। ढपोर संख एक पत्रिका के संपादक हैं। इसे गुण कहिए या दोष, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है, और जब किसी लेखक का मामला हो तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीव्र हो जाती है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जो साहित्यकारों के साए से भागते हैं। वह खुद निपुण लेखक हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े ही जिंदा दिल। अपनी शादी करके लौटने पर जब जब रास्ते में मुझसे भेंट हुई, कहा, आपकी मिठाई रखी हुई है, भेजवा दूंगा। पर वह मिठाई आज तक न आई। हालांकि अब ईश्वर की दया से विवाह तरु में फल भी लगाए हैं। लेकिन खैर, मैं साहित्य सेवियों से इतना चौकस नहीं रहता। इन पत्रों में इतनी विनय, इतना आग्रह, इतनी भक्ति थी कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसीलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते थे। यह उसे मंजूर न हुआ। इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया। बाप आदर्श भ्रातृभक्त था। उसने चाचा के फैसले की अपील न सुनी। ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता? यूं वन वन के पत्ते तोड़ता, द्वार द्वार ठोकरें खाता वह ग्वालियर आ गया था। उस पर मंदाग्नि का रोगी, जीर्ण ज्वर से ग्रस्त। आप ही बताइए, ऐसे आदमी से क्या सहानुभूति न होगी? फिर जब एक आदमी आपको प्रिय भाई साहब लिखता है, अपने मनोरहस्य आपके सामने खोलकर रखता है, विपत्ति में भी धैर्य और पुरुषार्थ को हाथ से नहीं छोड़ता, कड़े से कड़ा परिश्रम करने को तैयार है, तो यदि आप में सौजन्य का अणुमात्र भी है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, अब फिर ड्रामे की तरफ आइए। कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रयाग से आया। वह वहां के एक मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकर हो गया था। यह पत्र पाकर मुझे कितना संतोष और आनंद हुआ, कह नहीं सकता। कितना उद्यमशील आदमी है। उसके प्रति मेरा स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया। पत्रिका का स्वामी संपादक सख्ती से पेश आता था। जरा सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता था। बात बात पर घुड़कियां जमाता था। लेकिन यह सत्याग्रही वीर सब कुछ सहकर भी अपने काम में लगा रहता था। अपना भविष्य बनाने का ऐसा अवसर पाकर वह उसे कैसे छोड़ देता? यह सारी बातें स्नेह और विश्वास को बढ़ाने वाली थीं। एक आदमी को कठिनाइयों का सामना करते देखकर किसे उससे प्रेम न होगा, गर्व न होगा? प्रयाग में वह समय तक नहीं ठहर सका। उसने मुझे लिखा,
मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, भूखों मरने को तैयार हूं, पर आत्मसम्मान में दाग नहीं लगा सकता, कुवचन नहीं सह सकता। ऐसा चरित्र यदि आप पर प्रभाव न डाल सके तो मैं कहूंगा आप चालाक चाहे जितने हों, पर हृदय शून्य हैं। 1 सप्ताह के बाद प्रयाग से फिर पत्र आया जिसमें लिखा था कि यह व्यवहार मेरे लिए असह्य हो गया। आज मैंने इस्तीफा दे दिया। यह न समझिए कि मैंने हल्के दिल से लगी लगाई रोजी छोड़ दी। मैंने वह सब किया जो मुझे करना चाहिए था, यहां तक कि कुछ कुछ वह भी किया जो मुझे न करना चाहिए था। पर आत्मसम्मान का खून नहीं कर सकता। अगर यह कर सकता तो मुझे घर छोड़कर निकलने की क्या आवश्यकता थी। मैंने बंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि अपने घर वालों के सामने हाथ न फैलाऊंगा, उनसे दया की भिक्षा न मांगूंगा। मुझे कुल्लीगिरी करनी मंजूर है, टोकरी ढोना मंजूर है, पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता। मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। यह व्यक्ति अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र न था जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर भी हम दर्शक ही रहते हैं। वह अब मेरे इतने निकट पहुंच गया था कि उसके आघात होते देखकर मैं उसकी रक्षा करने को तैयार था। उसे डूबते देखकर पानी में कूदने से भी न हिचकता। मैं बड़ी उत्कंठा से उसके बंबई से आने वाले पत्र का इंतजार करने लगा। 6ठे दिन पत्र आया। वह बंबई में काम खोज रहा था और लिखा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं। फिर 2-2, 4-4 दिन के अंतराल से कई पत्र आए। वह वीरों की भांति कठिनाइयों के सामने कमर कसे खड़ा था, हालांकि 3 दिन से उसे भोजन न मिला था। ओह, कितना ऊंचा आदर्श है, कितना उज्जवल चरित्र। मैं समझता हूं मैंने उस समय बड़ी कृपणता की। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि यह बेचारा इतने कष्ट उठा रहा है और तुम बैठे देख रहे हो। क्यों ना उसके पास कुछ रुपये भेजते। मैंने आत्मा के कहने पर अमल न किया, पर अपनी बेदर्दी पर खिन्न अवश्य था। जब कई दिन की बेचैनी भरे इंतजार के बाद यह समाचार आया कि वह एक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में जगह पा गया है, तो मैंने आराम की सांस ली और ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे। उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता था। कितने सजीव, कितने विचार से भरे लेख थे। उसने मुझसे भी लेख मांगे, पर मुझे अवकाश न था। क्षमा मांगी, हालांकि इस अवसर पर उसे प्रोत्साहन न देने पर मुझे बड़ा खेद होता था, लेकिन शायद बाधाएं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थीं। पत्र के ग्राहक कम थे, चंदे और डोनेशन से काम चलता था। रुपये हाथ आ जाते तो कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा मिल जाता, नहीं तो आसरा लगाकर काम करते रहते। इस दशा में गरीब ने 3 महीने काटे होंगे। आशा थी कि 3 महीने का हिसाब होगा तो अच्छी रकम हाथ लगेगी, मगर वहां सूखा जवाब मिला। स्वामी ने टाट उलट दिया, पत्र बंद हो गया और कर्मचारियों को अपना सा मुंह लिए विदा होना पड़ा। स्वामी की सज्जनता में संदेह नहीं, लेकिन रुपये कहां से लाता। सज्जनता के नाते लोग आधे वेतन पर काम कर सकते थे, लेकिन पेट बांधकर काम करना कब मुमकिन था। और फिर बंबई का खर्च। बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खानी पड़ी। मैंने खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य न बनाया, नहीं तो बेचारा क्यों पेट के लिए यों मारा मारा फिरता। अब की बार बहुत हैरान न होना पड़ा। किसी मिल में गांठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया। 1 रुपया रोज मजूरी थी। बंबई में 1 रुपया, इधर के 4 आने बराबर समझो। कैसे उसका काम चलता था ईश्वर ही जाने। कई दिन के बाद एक लंबा पत्र आया। एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी अगर तुरंत 100 रुपये की जमानत दे सके। एजेंसी यहां की फौजों में जूते, सिगार, साबुन आदि सप्लाई करने का काम करती थी। अगर यह जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते। लिखा था, अब जिंदगी से तंग आ गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया, आत्महत्या करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता, केवल माताजी की चिंता है। रो रो कर प्राण दे देंगी। पिताजी के साथ उन्हें शारीरिक सुखों की कमी नहीं, पर मेरे लिए उनकी आत्मा तड़पती रहती है। मेरी यही अभिलाषा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाता तो एक बार उन्हें अपने साथ रखकर उनकी जितनी सेवा हो सकती करता। इसके सिवा मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जमानत कहां से लाऊं। बस कल का दिन और है, परसों कोई दूसरा उम्मीदवार जमानत देकर यह ले लेगा और मैं ताकता रह जाऊंगा। एजेंट मुझे रखना चाहता है, लेकिन अपने कार्यालय के नियमों को क्या करे। इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई न कोई राह निकल आती है। मैंने रुपये भेजने का निश्चय कर लिया। अगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधार रहा हो तो कौन ऐसा है जो मुंह छिपा ले। इससे बड़ा रुपयों का और क्या सदुपयोग हो सकता है।
हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल ही से निकलती, पर संयोग से उस वक्त मेरे कोष में रुपये मौजूद थे। मैं इसके लिए अपनी कृपणता का ऋणी हूं। देवी जी की सलाह ली। वह बड़ी खुशी से राजी हो गईं। हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सिर मढ़ा जाता है। कल रुपये का पहुंचना आवश्यक था, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। मनी ऑर्डर 3 दिन में पहुंचेगा। तुरंत तार घर गया और तार से रुपये भेज दिए। जिसने बरसों की कतर ब्योंत के बाद इतने रुपये जोड़े हों और जिसे भविष्य भी अभावमय ही दिखता हो, वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है जो इस समय मुझे हुआ। सेठ हमीरचंद को 10 लाख का दान करके भी इतना आनंद न हुआ होगा। दिया तो मैंने आरण समझकर ही, पर वह दोस्ती का रारण था जिसका अदा होना स्वप्न का यथार्थ होना है। उस पत्र को मैं कभी न भूलूंगा, जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे, एक एक शब्द अनुग्रह में डूबा हुआ। मैं उसे साहित्य की एक चीज समझता हूं। देवी जी ने चुटकी ली। 100 रुपये में उससे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है। ढपोर संख ने कुछ जवाब न दिया। कथा कहने में तन्मय थे। बंबई में वह किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था। केवल नाम और पोस्ट बॉक्स लिखने ही से उसे पत्र मिल जाता था। वहां से कई पत्र आए। वह प्रसन्न था। देवी जी बोली, प्रसन्न क्यों न होता, कंपे में एक चिड़िया जो फंस गई थी। ढपोर संख ने चिढ़कर कहा, या तो मुझे कहने दो या तुम कहो, बीच में बोलो मत। बंबई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है और वह काशी आ रहा है। उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। काशी में उसके एक मौसा थे जो वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर वह उनके घर न उतरकर अलग ठहरा। इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है। मगर 1 महीने में काशी से उसका जी भर गया। शिकायत से भरे पत्र आने लगे। सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामद करनी पड़ती है। सुबह का गया गया 10 बजे रात को घर आता हूं। उस वक्त अकेला अंधेरा घर देखकर चित्त दुख से भर जाता है। किससे बोलूं, किससे हंसूं। बाजार की पूरियां खाते खाते तंग आ गया हूं। मैंने समझा था अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है अभी किस्मत में ठोकरें खाना लिखा है। मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात रात भर पड़ा रोता रहता हूं। मुझे इन पत्रों में वह अपने आदर्श से गिरता हुआ मालूम हुआ। मैंने उसे समझाया, लगी रोजी न छोड़ो, काम किए जाओ। जवाब आया, मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता। फौजियों का व्यवहार असह्य है। फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं और रंगून जाकर मैं बच नहीं सकता। मैं कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूं। कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र आया। मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूं। दूसरे दिन वह आ पहुंचा। दुबला पतला आदमी, सांवला रंग, लंबा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अंग्रेजी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होलडाल। मैं तो उसका ठाठ देखकर दंग रह गया। देवी जी ने टिप्पणी की, फिर भी तो न चेते। मैंने समझा था गाढ़े का कुर्ता, चप्पल, ज्यादा से ज्यादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर यह महाशय तो पूरे साहब बहादुर निकले। मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए संकोच हुआ। देवी जी से बिना बोले न रहा गया। आते ही श्री चरणों पर सिर तो रख दिया। अब और क्या चाहते थे। ढपोर संख अब मुस्कुराए। देखो श्यामा, बीच बीच में टोको मत। अदालत की प्रतिष्ठा यह कहती है कि अभी चुपचाप सुनती जाओ। जब तुम्हारी बारी आए तो जो चाहे कहना। फिर सिलसिला शुरू हुआ था तो दुबला पतला लेकिन बड़ा फुर्तीला, बातचीत में बड़ा चतुर, एक जुमला अंग्रेजी बोलता, एक जुमला हिंदी, और हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी, जैसे आप जैसे सभ्य लोग बोलते हैं। बातचीत शुरू हुई। आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। मैंने जैसा अनुमान किया था वैसा ही आपको देखा। बस अब मालूम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूं। इतने दिनों तक कैदी था। मैंने कहा, तो क्या इस्तीफा दे दिया? नहीं, अभी तो छुट्टी लेकर आया हूं। अभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला। मैंने लिख दिया है, यहां के पते से भेज दें। नौकरी तो अच्छी है, लेकिन काम बहुत करना पड़ता है और मुझे कुछ लिखने का अवसर नहीं मिलता। खैर, रात को मैंने इसी कमरे में उन्हें सुलाया। दूसरे दिन यहां के एक होटल में प्रबंध कर दिया। होटल वाले पेशगी रुपये ले लेते हैं। जोशी के पास रुपये नहीं थे। मुझे 30 रुपये देने पड़े। मैंने समझा इसका वेतन तो आता ही होगा, ले लूंगा। यहां मेरे एक माथुर मित्र हैं, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था। उसके आने की खबर पाते ही होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोशी 2-3 बार दिन में, एक बार रात को जरूर आते और खूब बातें करते। देवी जी उन्हें हाथों पर लिए रहती। कभी उनके लिए पकौड़ियां बन रही हैं, कभी हलवा। जोशी हर फन मौला था। गाने में कुशल, हारमोनियम में निपुण,
इंद्रजाल के करतब दिखलाने में कुशल। सालन अच्छा पकाता था। देवी जी को गाना सीखने का शौक पैदा हो गया। उसे म्यूजिक मास्टर बना लिया। देवी जी लाल मुंह करके बोली, तो क्या मुफ्त में हलवा, पकौड़ियां और पान बना बनाकर खिलाती थीं? 1 महीना गुजर गया पर जोशी का वेतन न आया। मैंने पूछा, भी नहीं सोचा? अपने दिल में समझेगा। अपने होटल वाले रुपयों का तकाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमने जाते, साथ रहते। जोशी जब आते माथुर का बखान करते, माथुर जब आते जोशी की तारीफ करते। जोशी के पास अपने अनुभवों का विशेष भंडार था। वह फौज में रह चुका था। जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे आदमी से हो गया तो शोक में उसने फौजी नौकरी छोड़ दी थी। सामाजिक जीवन की न जाने कितनी घटनाएं उसे याद थीं, और जब अपने माँ बाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। देवी जी भी उसके साथ रोती। देवी जी तिरछी आंखों से देखकर रह गईं। बात सच्ची थी। एक दिन उसने मुझसे अपने एक नाटक की बड़ी तारीफ की। वह नाटक कलकत्ते में खेला गया था और मदन कंपनी के मैनेजर ने उसे बधाइयां दी थीं। नाटक के कुछ टुकड़े जो उसके पास थे उसने मुझे सुनाए। मुझे नाटक बहुत पसंद आया। उसने काशी के एक प्रकाशक को वह नाटक बेच दिया था और कुल 25 रुपए में। मैंने कहा, उसे वापस मंगवा लो, रुपये में दे दूंगा। इतनी सुंदर रचना किसी अच्छे प्रकाशक को देना चाहिए या किसी थिएटर कंपनी से खेलवाना चाहिए। 3-4 दिन के बाद पता चला कि प्रकाशक अब 50 रुपए लेकर लौट आएगा। वह कहता है, मैं इसका कुछ अंश छाप चुका हूं। मैंने कहा, 50 रुपए ही सही, मंगवा लो। नाटक वीपी से वापस आया और मैंने 50 रुपए दे दिए। महीना खत्म हो रहा था और होटल वाले दूसरे महीने के शुरू होते ही रुपए पेशगी मांगेंगे। मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूंगा। बेचारा गरीब आदमी है। अगर मैं 20 रुपये भी दे दूंगा तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह माथुर के घर डट गया। जब वह आता तो माथुर के घर का कोई न कोई रहस्य लेकर आता। मुझे पता था कि माथुर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर था और उसकी नौकरी भी छूट गई थी। लेकिन यह नहीं मालूम था कि उसके यहां फाके हो रहे हैं। कभी मकान मालिक आकर गालियां सुनाता है, कभी दूध वाला, कभी बनिया, कभी कपड़े वाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है। जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी सुनाता और रोता। मैं तो जानता था कि मैं खुद एक आफत में हूं। माथुर की स्थिति देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई। मुझे केवल अपनी ही चिंता थी, कोई दूसरी फिक्र नहीं। जिसके दरवाजे पर जाकर 2 रोटियां मिल जाती हैं, मगर माथुर के पीछे पूरा खटला है। मां, 2 विधवा बहनें, 1 भांजी, 2 भांजे, 1 छोटा भाई। इतने बड़े परिवार के लिए 50 रुपए तो केवल रोटी दाल के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है। वह अब अपने लिए नहीं बल्कि माथुर के लिए दुखी था। देवी जी ने टिप्पणी की, जब माथुर की भांजी पर डोरे डाल रहा था तब दुख का भार कैसे हल्का कर सकता था। ढपोर संख ने बिगड़ कर कहा, अच्छा तो अब तुम ही कहो। मैंने समझाया, तुम तो यार जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हो। क्या तुम समझते हो कि ये फुलझड़ियाओं मुझे न्याय पद से विचलित कर देंगी? फिर कहानी शुरू हुई। एक दिन उसने आकर कहा, आज मैंने माथुर के उद्धार का उपाय सोच निकाला है। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर हैं। उनसे जग्गो माथुर की भांजी के विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूं। उसकी एक विधवा बहन को दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूंगा। दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने के लिए राजी है। बस 3-4 आदमी रह जाएंगे। कुछ मैं दूंगा, कुछ माथुर पैदा करेगा, गुजर हो जाएगा। लेकिन आज उसके घर का 2 महीनों का किराया देना पड़ेगा। मकान मालिक ने सुबह से ही जकड़ रखा है। कहता है, अपना किराया लेकर ही हटूंगा। आपके पास 30 रुपए हों तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा, रुपये मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है और दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे इनकार करने का साहस न हुआ। देवी जी ने उस वक्त नाक भौं जरूर सिकोड़ी थी, लेकिन मैंने न माना और रुपये दे दिए। देवी जी ने व्यंग्य किया, यह क्यों नहीं कहते कि वह रुपये मेरी बहन ने बर्तन खरीदकर भेजने के लिए भेजे थे। ढपोर संख ने गुस्सा पीकर कहा, खैर यही सही, मैंने रुपये दे दिए। लेकिन मुझे यह उलझन होने लगी कि इस तरह मेरा कचूमर ही निकल जाएगा। माथुर पर एक न एक संकट रोज ही सवार रहेगा। मैं कहां तक उन्हें उबारूंगा। जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए। संयोग से उन्हीं दिनों मेरे एक आगरा के मित्र आ निकले। काउंसिल में सदस्य थे और अब जेल में हैं। गाने बजाने का शौक था और 2-1 नाटक भी लिख चुके हैं।
अच्छे रईसों से परिचय है और खुद भी बड़े रसिक हैं। जब वह आए तो मैंने जोशी का उनसे जिक्र किया, उसका नाटक भी सुनाया। उन्होंने कहा कि उसे मेरे साथ कर दीजिए, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूंगा, मेरे घर में रहे, मेरे साथ घर के आदमी की तरह रहे, जेब खर्च के लिए मुझसे 30 रुपये महीना लेता रहे, मेरे साथ नाटक लिखे। मैं फूला न समाया, जोशी से कहा। जोशी भी तैयार हो गया, लेकिन जाने से पहले उसे कुछ रुपयों की जरूरत हुई। एक भले आदमी के साथ फटेहालों को नहीं ले जाया जा सकता, और न यह उचित था कि पहले ही दिन से रुपये का तकाजा होने लगे। बहुत काट छांट करने पर भी 40 रुपये का खर्च निकल आया। जूते टूट गए थे, धोती फट गई थी, और भी कई खर्च थे जो इस वक्त याद नहीं आते। मेरे पास रुपये नहीं थे और श्यामा से मांगने का हौसला न हुआ। देवी जी बोली, मेरे पास तो कारून का खजाना रखा था ना, कई हजार महीने लाते हो, 100-200 रुपये बचत में आ ही जाते होंगे। ढपोर संख इस व्यंग्य पर ध्यान न देकर अपनी कथा कहते रहे। रुपये पाकर जोशी ने ठाठ बनाया और काउंसलर साहब के साथ चले। मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया। माथुर भी था। लौटा तो मेरे दिल पर से एक बोझ उतर गया। माथुर ने कहा, बड़ा मोहब्बती आदमी है। मैंने समर्थन किया। बड़ा, मुझे तो भाई सा मालूम होता है। माथुर ने कहा, अब घर अच्छा ना लगेगा। घर के सब लोग रोते रहे, मालूम ही नहीं होता था कि कोई बाहरी आदमी है। अम्माओं से लड़के की तरह बातें करता था और बहनों से भाई की तरह। मैंने कहा, बदनसीब आदमी है, नहीं तो जिसका बाप 2000 रुपये माहवार कमाता हो वह यूं मारा मारा फिरे। माथुर ने पूछा, दार्जिलिंग में इनके बाप की 2 कोठियां हैं? मैंने कहा, IAMS हैं। माथुर ने कहा, जोशी मुझे भी वहीं ले जाना चाहता है, 1-2 साल में तो वहां जाएगा ही। कहता है तुम्हें मोटर की एजेंसी खुलवा दूंगा। इस तरह ख्याली पुलाव पकाते हुए हम लोग घर आए। मैं दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ, जोशी के लिए एक अच्छा सिलसिला निकल आया। मुझे यह आशा भी बंध गई कि अब की उसे वेतन मिलेगा तो मेरे रुपये देगा और 4-5 महीने में चुकता कर देगा। हिसाब लगाकर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई थी। मैंने दिल में समझा, यह भी अच्छा ही हुआ। यूं जमा करता तो कभी न जमा होते, इस बहाने से किसी तरह जमा तो हो गए। मैंने सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन के रुपये पेशगी क्यों ना ले लूं और कह दूं कि उसके वेतन से महीने महीने काटते रहिएगा। लेकिन अभी मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ होगा कि एक दिन देखता हूं तो जोशी और माथुर दोनों चले आ रहे हैं। मुझे भय हुआ, कहीं जोशी जी फिर तो नहीं छोड़ आए। लेकिन शंका को दबाते हुए मैंने कहा, कहो भाई, कब आए? मजे में तो हो? जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह हूं। मेरे बाबू साहब बड़े सज्जन आदमी हैं। मेरे लिए अलग एक कमरा खाली करा दिया है, साथ ही खिलाते हैं, बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं। आजकल किसी काम से दिल्ली गए हैं। मैंने सोचा यहां पड़े पड़े क्या करूं, तब तक आप लोगों से मिलता आऊं। चलते वक्त बाबू साहब ने मुझसे कहा था, मुरादाबाद से थोड़े से बर्तन लेते आना, लेकिन शायद उन्हें रुपये देने की याद नहीं रही। मैंने उस वक्त मांगना भी उचित न समझा। आप एक 50 रुपये दे दीजिएगा, मैं परसों तक आऊंगा और वहां से जाते ही जाते भिजवा दूंगा। आप तो जानते हैं रुपये के मामले में वे कितने खरे हैं। मैंने जरा रुखाई के साथ कहा, रुपये तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। देवी जी ने टिप्पणी की, क्यों झूठ बोलते हो? तुमने रुखाई से कहा था कि रुपये नहीं है। ढपोर संख ने पूछा, और क्या चिकनाई के साथ कहा था? देवी जी ने कहा, तो फिर कागज के रुपये क्यों दे दिए थे? ढपोर संख ने कहा, अच्छा साहब, मैंने हंसकर रुपये दे दिए, बस अब खुश हुई। तो भाई मुझे बुरा तो लगा, लेकिन अपने सज्जन मित्र का वास्ता था। मेरे ऊपर बेचारे बड़ी कृपा रखते हैं। मेरे पास पत्रिका का कागज खरीदने के लिए 50 रुपये रखे हुए थे, वह मैंने जोशी को दे दिए। शाम को माथुर ने आकर कहा, जोशी तो चले गए, कहते थे बाबू साहब का तार आ गया है। बड़ा उदार आदमी है, मालूम ही नहीं होता कि कोई बाहरी आदमी है। स्वभाव भी बालकों का सा है। भांजी की शादी तय करने को कहते थे। लेन देन का कोई जिक्र नहीं है, पर कुछ नजर तो देनी पड़ेगी। बैरिस्टर साहब जिनसे विवाह हो रहा है दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके पास जाकर नजर देनी होगी। जोशी जी चले जाएंगे। आज मैंने रुपये भी दे दिए। चलिए। एक बड़ी चिंता सिर से टली। मैंने पूछा, रुपये तो तुम्हारे पास नहीं होंगे? माथुर ने कहा, रुपये कहां थे साहब? एक महाजन से स्टांप लिख कर लिए, 2 रुपये सैकड़ा सूद पर। देवी जी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं तो उस दुष्ट को पा जाऊं तो मुंह नोच लूं, पिशाच ने इस गरीब को भी ना छोड़ा। ढपोर संख ने कहा, यह क्रोध तो आपको अब आ रहा है ना, तब तो आप भी समझती थीं कि जोशी दया और धर्म का पुतला है। देवी जी ने विरोध किया, मैंने उसे पुतला पुतली कभी नहीं समझा। हां, तुम्हारी तकलीफों के भुलावे में पड़ जाती थी। ढपोर संख ने कहा, तो साहब इस तरह कोई 2 महीने गुजरे। इस बीच में भी जोशी 2-3 बार आया।
लेकिन मुझसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, अपने बाबू साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की, जिनसे मुझे 2-4 गल्प लिखने की सामग्री मिल गई। मई का महीना था। एक दिन प्रातःकाल जोशी आ पहुंचे। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि उनके बाबू साहब नैनीताल चले गए हैं। उन्हें भी ले जाते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ यहां रहना अच्छा समझा और चले आए। देवी जी ने फुलझड़ी छोड़ी। कितना त्यागी था बेचारा, नैनीताल की बाहर छोड़कर यहां गर्मी में प्राण देने चला आया। ढपोर संख ने इसकी ओर कुछ ध्यान न देकर कहा। मैंने पूछा, कोई नई बात तो नहीं हुई वहां? जोशी ने हंसकर कहा, भाग्य में तो नई नई विपत्तियां लिखी हैं, उनसे कैसे जान बच सकती है। अब की भी एक नई विपत्ति सिर पड़ी। यह कहिए, आपका आशीर्वाद था, जान बच गई, नहीं तो अब तक जमुना जी में बहा चला जाता होता। एक दिन जमुना किनारे सैर करने चला गया। वहां तैराकी का मैच था। बहुत से लोग तमाशा देखने आए हुए थे। मैं भी एक जगह खड़ा होकर देखने लगा। मुझसे थोड़ी दूर पर एक और महाशय एक युवती के साथ खड़े थे। मैंने बातचीत की तो मालूम हुआ वे मेरी ही बिरादरी के हैं। यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता और चाचा दोनों ही से उनका परिचय है। मुझसे स्नेह की बातें करने लगे। तुम्हें इस तरह ठोकरें खाते बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं चले जाते अपने माँ बाप के पास? माना कि उनका लोक व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन माता पिता का पुत्र पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता है। तुम्हारी माताजी को कितना दुख हो रहा होगा। सहसा एक युवक किसी तरफ से आ निकला और वृद्ध महाशय तथा युवती को देखकर बोला, आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं? वृद्ध महाशय का मुंह जरा सा निकल आया और युवती तुरंत घूंघट निकालकर पीछे हट गई। मालूम हुआ कि उसका विवाह इसी युवक से ठहरा हुआ है। वृद्ध उदार और सामाजिक विचारों के आदमी थे, पर्दे के कायल न थे। युवक उम्र में युवा होकर भी खूसट विचारों का आदमी था, पर्दे का कट्टर पक्षपाती। वृद्ध थोड़ी देर तक तो अपराधी भाव से बातें करते रहे, पर युवक प्रतिक्षण गर्म होता जा रहा था। आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हो गए। युवक ने आंखें निकालकर कहा, मैं ऐसी निर्लज्जता से विवाह करना अपने लिए अपमान की बात समझता हूं। वृद्ध ने क्रोध से कांपते हुए स्वर में कहा, और मैं तुम जैसे लंपट से अपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समझता हूं। युवक ने क्रोध के आवेश में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का दिया। बातों से न जीतकर अब वह हाथों से काम लेना चाहता था। वृद्ध धक्का खाकर गिर पड़े। मैंने लपक कर उन्हें उठाया और युवक को डांटा। वह वृद्ध को छोड़कर मुझसे लिपट गया। मैं कोई कुश्तीबाज तो हूं नहीं, वह लड़ना जानता था। मुझे उसने बात की बात में गिरा दिया और मेरा गला दबाने लगा। कई लोग जमा हो गए थे। जब तक कुश्ती होती रही, लोग कुश्ती का आनंद उठाते रहे। लेकिन जब देखा मामला संगीन होता जा रहा है, तो तुरंत बीच बचाव कर दिया। युवक बूढ़े बाबा से जाते जाते कह गया, तुम अपनी लड़की को वेश्या बनाकर बाजार में घुमाना चाहते हो तो अच्छी तरह घुमाओ, मुझे अब उससे विवाह नहीं करना है। वृद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी। भाई साहब, तब मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, महाशय, आप मेरे पिता के तुल्य हैं और मुझे जानते हैं। यदि आप मुझे इस योग्य समझें तो मैं इन देवी जी को अपनी हृदयेश्वरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैं जिस दशा में हूं आप देख रहे हैं, संभव है मेरा जीवन इसी तरह कट जाए, लेकिन श्रद्धा, सेवा और प्रेम यदि जीवन को सुखी बना सकता है तो मुझे विश्वास है कि देवी के प्रति मुझमें इन भावों की कमी न रहेगी। बूढ़े बाबा ने गदगद होकर मुझे कंठ से लगा लिया। उसी क्षण मुझे अपने घर ले गए, भोजन कराया और विवाह का सगुन कर दिया। मैं एक बार युवती से मिलकर उसकी सम्मति लेना चाहता था। बूढ़े बाबा ने मुझे इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। युवती से मिलकर मुझे झांत हुआ कि वह रमणियों में रत्न है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया। मैंने अपने मन में जिस सुंदरी की कल्पना की थी वह उससे हूबहू मिलती है। मुझे उतनी ही देर में विश्वास हो गया कि मेरा जीवन उसके साथ सुखी होगा। मुझे अब आशीर्वाद दीजिए। युवती आपकी पत्रिका बराबर पढ़ती है और आपसे उसे बड़ी श्रद्धा है। जून में विवाह होना निश्चित हुआ है। मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं जेवर और कपड़े नाम मात्र को लाऊंगा, न कोई धूमधाम ही करूंगा। वृद्ध ने कहा, मैं तो स्वयं यही कहने वाला था। मैं कोई तैयारी नहीं चाहता, न धूमधाम की मुझे इच्छा है। जब मैंने आपका नाम लिया कि वह मेरे बड़े के तुल्य हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुए। आपके लेखों को वह बड़े आदर से देखते हैं। मैंने कुछ खिन्न होकर कहा, यह तो सब कुछ है, लेकिन इस समय तुम्हें विवाह करने की सामर्थ्य भी नहीं है, और कुछ न हो तो 50 रुपये की बंधी हुई आमदनी तो होनी ही चाहिए। जोशी ने कहा, भाई साहब, मेरा उद्धार विवाह ही से होगा। मेरे घर से निकलने का कारण भी विवाह ही था।
और घर वापस जाने का कारण भी विवाह ही होगा। जिस समय प्रमीला हाथ बांधकर पिताजी के चरणों पर गिर पड़ेगी, उनका पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। समझेंगे विवाह तो हो ही चुका, अब वधू पर क्यों जुल्म किया जाए। जब उसे आश्रय मिल जाएगा तो मुझे झक मारकर बुलाएंगे। मैं इसी जिद पर घर से निकला था कि अपना विवाह अपनी इच्छानुसार बिना कुछ ले दिए करूंगा, और वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। प्रमीला इतनी चतुर है कि वह मेरे घर वालों को चुटकियों में मना लेगी। मैंने अनुमान लगाया है, कुल 300 रुपये खर्च होंगे और यही 300-400 रुपये मुझे ससुराल से मिलेंगे। मैंने सोचा है प्रमीला को पहले यहीं लाऊंगा, यहीं से वह मेरे घर पत्र लिखेगी और आप देखिएगा तीसरे ही दिन चचा साहब गहनों की पिटारी लिए आ पहुंचेंगे। विवाह हो जाने पर वह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने विवाह की खबर नहीं दी। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, मैं 300 रुपये कहां से लाऊंगा। जोशी ने कहा, 300 रुपये नकद थोड़े ही लगेंगे, कोई 100 रुपये के कपड़े लगेंगे। 100 रुपये की 2-1 सुहाग की चीजें बनवा लूंगा और 100 रुपये राह खर्च समझ लीजिए। उनका मकान काशीपुर में है, वहीं से विवाह करेंगे। यह बंगाली सोनार जो सामने है, आपके कहने से 1 सप्ताह के वादे पर जो जो चीजें मांगूंगा दे देगा। बजाज भी आपके कहने से दे देगा। नकद मुझे कुल 100 रुपये की जरूरत पड़ेगी और जैसे ही उधर से लौटा त्यों ही दे दूंगा। बारात में आप और माथुर के सिवा कोई तीसरा आदमी न होगा। आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह अब तक आपने मुझे भाई समझकर सहायता दी है, उसी तरह एक बार और दीजिए। मुझे विश्वास था कि आप इस शुभ कार्य में आपत्ति न करेंगे, इसीलिए मैंने वचन दे दिया। अब तो आपको यह डोंगी पार लगानी ही पड़ेगी। देवी जी बोली, मैं कहती थी उसे 1 पैसा मत दो, कह दो हम तुम्हारी शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ते। ढपोर संख ने कहा, हाँ तुमने अब की बार जरूर समझाया, लेकिन मैं क्या करता। शादी का मामला था, उस पर उसने मुझे भी घसीट लिया था। अपनी इज्जत का कुछ ख्याल तो करना ही पड़ता है। देवी जी ने मेरा लिहाज किया और चुप हो गईं। अब मैं उस वृत्तांत को न बढ़ाऊंगा। सारांश यह है कि जोशी ने ढपोर संघ के मत्थे 100 रुपये के कपड़े और 100 रुपये से कुछ ऊपर के गहनों का बोझ लादा। बेचारे ने एक मित्र से 100 रुपये उधार लेकर उसके सफर खर्च को दिया। खुद ब्याह में शरीक हुए। ब्याह में खासी धूमधाम रही। कन्या के पिता ने मेहमानों का आदर सत्कार खूब किया। उन्हें जल्दी थी, इसलिए वह खुद तो दूसरे ही दिन चले आए, पर माथुर जोशी के साथ विवाह के अंत तक रहा। ढपोर संघ को आशा थी कि जोशी ससुराल के रुपये पाते ही माथुर के हाथों भेज देगा या खुद लेता आएगा, मगर माथुर भी दूसरे दिन आ गए, खाली हाथ, और यह खबर लाए कि जोशी को ससुराल में कुछ भी हाथ नहीं लगा। माथुर से उन्हें अब मालूम हुआ कि लड़की से जमुना तट पर मिलने की बात पूरी तरह झूठी थी। जोशी इस लड़की से बहुत दिनों तक पत्र व्यवहार करता रहा था। फिर तो ढपोर संघ के कान खड़े हो गए। माथुर से पूछा, अच्छा ये बिल्कुल कल्पना थी उसकी। माथुर, जी हां। ढपोर संघ, अच्छा तुम्हारी भांजी के विवाह का क्या हुआ। माथुर, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ढपोर संघ, मगर जोशी ने कई महीने तक तुम्हारी सहायता तो खूब की। माथुर, मेरी सहायता वह क्या करता। हां, दोनों जून भोजन भले कर लेता था। ढपोर संघ, तुम्हारे नाम पर उसने मुझसे जो रुपये लिए थे वह तो तुम्हें दिए होंगे। माथुर, क्या मेरे नाम पर भी कुछ रुपये लिए थे। ढपोर संघ, हां भाई, तुम्हारे घर का किराया देने के लिए तो ले गया था। माथुर, सरासर बेईमानी, मुझे उसने 1 पैसा भी नहीं दिया, उलटे और एक महाजन से मेरे नाम पर 100 रुपयों का स्टाम्प लिखकर रुपये लिए। मैं क्या जानता था कि धोखा दे रहा है। संयोग से उसी वक्त आगरा से वह सज्जन आ गए जिनके पास जोशी कुछ दिनों रहा था। उन्होंने माथुर को देखकर पूछा, अच्छा आप अभी जिंदा हैं। जोशी ने तो कहा था माथुर मर गया है। माथुर ने हंसकर कहा, मेरे तो सिर में दर्द भी नहीं हुआ। ढपोर संघ ने पूछा, अच्छा आपके मुरादाबादी बर्तन तो पहुंच गए। आगरा निवासी मित्र ने कुतूहल से पूछा, कैसे मुरादाबादी बर्तन। वही जो आपने जोशी की मार्फत मंगवाए थे। मैंने कोई चीज उसकी मार्फत नहीं मंगवाई। मुझे जरूरत होती तो आपको सीधे ना लिखता। माथुर ने हंसकर कहा, तो यह रुपये भी उसने हजम कर लिए। आगरा निवासी मित्र बोले, मुझसे भी तो तुम्हारी मृत्यु के बहाने 100 रुपये लाया था। यह तो एक ही जालियां निकला। उफ, कितना बड़ा चकमा दिया है इसने। जिंदगी में यह पहला मौका है कि मैं यूं बेवकूफ बना। बच्चा को पा जाऊं तो 3 साल को भेजवाऊं। कहां है आजकल। माथुर ने कहा, अभी तो ससुराल में है। ढपोर संघ का वृत्तांत समाप्त हो गया। जोशी ने न केवल उन्हीं को बल्कि माथुर जैसे और गरीब आगरा निवासी सज्जन जैसे घाघ को भी उलटे छुरे से मूड़ा, और अगर भंडा न फूट गया होता तो अभी न जाने कितने दिनों तक मूड़ता। उसकी इन मौलिक चालों पर मैं भी मुग्ध हो गया।
बेशक अपने फन का उस्ताद है, छठा हुआ गुर्गा। देवी जी बोली, सुन ली आपने सारी कथा? मैंने डरते डरते कहा, हाँ सुन तो ली। अच्छा, तो अब आपका क्या फैसला है? इन्होंने घोंघापन किया या नहीं? जिस आदमी को एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़े, वह घर के 500-600 रुपये इस तरह उड़ा दे, इसे आप उसकी सज्जनता कहेंगे या बेवकूफी? अगर इन्होंने यह समझकर रुपये दिए होते कि पानी में फेंक रहा हूं, तो मुझे कोई आपत्ति न होती, मगर यह बराबर इस धोखे में रहे और मुझे भी उसी धोखे में डालते रहे कि वह घर का मालदार है और मेरे सब रुपये ही न लौटा देगा, बल्कि और भी कितने सलूक करेगा। जिसका बाप 2000 रुपये महीना पाता हो, जिसके चाचा की आमदनी 1000 मासिक हो और 1 लाख की जायदाद घर में हो, वह और कुछ नहीं तो यूरोप की सैर तो एक बार करा ही सकता था। मैं अगर कभी मना भी करती तो आप बिगड़ जाते और उदारता का उपदेश देने लगते थे। यह मैं स्वीकार करती हूं कि शुरू में मैं भी धोखे में आ गई थी, मगर पीछे से मुझे उसका संदेह होने लगा था और विवाह के समय तो मैंने जोर देकर कह दिया था कि अब 1 पाई भी न दूंगी। पूछिए, झूठ कहती हूं या सच? फिर अगर मुझे धोखा हुआ तो मैं घर में रहने वाली स्त्री हूं। मेरा धोखे में आ जाना क्षम्य है, मगर यह जो लेखक और विचारक और उपदेशक बनते हैं, ये क्यों धोखे में आए? और जब मैं इन्हें समझाती थी तो यह क्यों अपने को बुद्धिमत्ता का अवतार समझकर मेरी बातों की उपेक्षा करते थे? देखिए, रियायत न कीजिएगा, नहीं मैं बुरी तरह खबर लूंगी। मैं निष्पक्ष न्याय चाहती हूं। ढपोरसंख ने दर्दनाक आंखों से मेरी तरफ देखा, जो मानो भिक्षा मांग रही थीं। उसी के साथ देवी जी की आग्रह, आदेश और गर्व से भरी आंखें ताक रही थीं। एक को अपनी हार का विश्वास था, दूसरी को अपनी जीत का। एक रियायत चाहती थी, दूसरी सच्चा न्याय। मैंने कृत्रिम गंभीरता से अपना निर्णय सुनाया। मेरे मित्र ने कुछ भावुकता से अवश्य काम लिया है, पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है। ढपोरसंख उछल पड़े और मेरे गले लिपट गए। देवी जी ने सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, यह तो मैं जानती ही थी कि चोर चोर मौसेरे भाई होंगे। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। अब तक रुपये में 1 पाई मर्दों का विश्वास था, आज तुमने वह भी उठा लिया। आज निश्चय हुआ कि पुरुष छली, कपटी, विश्वासघाती और स्वार्थी होते हैं। मैं इस निर्णय को नहीं मानती। मुफ्त में ईमान बिगाड़ना इसी को कहते हैं। भला मेरा पक्ष लेते तो अच्छा भोजन मिलता, उनका पक्ष लेकर आपको सड़े सिगरेटों के सिवा और क्या हाथ लगेगा? खैर, हांडी गई, कुत्ते की जात तो पहचानी गई। उस दिन से 2-3 बार देवी जी से भेंट हो चुकी है और वहीं फटकार सुननी पड़ी है। वह न क्षमा चाहती हैं, न क्षमा कर सकती हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ढपोरसंख हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहली बात, यह कहानी समाज में विश्वासघात, स्वार्थ और धोखाधड़ी की जटिलताओं को उजागर करती है। जोशी के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की खातिर दूसरों को धोखा दे सकता है और किस तरह की चालाकियां कर सकता है। जोशी का लालच और उसकी झूठी सच्चाई का पर्दा फाड़ते हुए प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि सभी के सामने सच्चाई को उजागर करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कहानी में सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का भी महत्वपूर्ण पाठ है। ढपोरसंख और देवी जी के बीच के संवाद और टकराव यह दर्शाते हैं कि मानवीय मूल्य और नैतिकता का महत्व किस प्रकार से सभी पर लागू होता है। देवी जी का गुस्सा और उसकी न्याय की मांग इस बात को रेखांकित करती है कि किसी भी स्थिति में ईमानदारी और सच्चाई को बरकरार रखना कितना आवश्यक है। साथ ही प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से यह भी सिखाया है कि एक व्यक्ति की भलाई और अच्छाई का वास्तविक मूल्य तभी समझा जा सकता है जब उसकी परिस्थितियों और उसके द्वारा किए गए कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। ढपोरसंख की ईमानदारी और उसकी सच्ची सज्जनता को उसकी भावुकता के बावजूद सही तरीके से समझने की आवश्यकता को दर्शाया गया है। यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी भले ही स्थिति में कठिनाइयां हों, हमें अपनी नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए और धोखाधड़ी और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ढपोरसंख।